हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबके जीएस इनसाइड में। जैसा कि थंबनेल में दिख ही गया होगा कि आगामी एग्जाम जो यूपी पीसीएस 2025 का जो 12 अक्टूबर को होने वाला है, इसके लिए हम लोग मेक आईएएस का जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और ये लगभग 50 से 52 प्रैक्टिस सेट है, 50 से 55 प्रैक्टिस सेट है। और इन सभी प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे बारी बारी एक एक वीडियो के माध्यम से। और लगभग एक में लगभग 75 प्रश्न है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और देखिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए, चूँकि मैं इसको जूम नहीं कर रहा हूँ ताकि बगल में इंग्लिश भी चलता रहे, लेकिन खैर हम लोग केवल हिंदी हम लोग को हिंदी केवल देखना है, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। और ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये पहला प्रश्न कर रहा है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि इनमें कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने से प्रतिबंध कर दिया गया। तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन है, इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। तो देखिए, इस अधिनियम 1773 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना नहीं की गई, बल्कि 1784 कब, तो 1784 अधिनियम के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। तो इसमें कहते हैं कि केवल वन सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल वन सही है। क्या है, केवल वन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। तो देखिए, पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो देखिए, दूसरा कथन भी क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अर्थात 1 और 2 अर्थात दोनों सही हैं। और 1784 के पिट्स इंडिया के बारे में देखें तो इसका ये तो ऊपर दो कथन दिया है वो तो सही है ही, इसके अतिरिक्त ये इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख लें तो इसमें इस अधिनियम के माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्य और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। कभी स्टेटमेंट में ये भी बना देता है, ठीक है। और इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रण परिषद भी कहते हैं, की स्थापना की गई। और जिसके माध्यम से सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। खैर, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1813 का चार्टर अधिनियम, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा अगले पेज पे, खैर हम लोग देख लेते हैं इसी। 1800 क्या कर रहा है, 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर है, कंपनी के आय से प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। तो पहला कथन सही है। जिसने भी 1813 का चार्टर अधिनियम पढ़े होंगे उसको उन लोगों को पता होगा कि ये मतलब शिक्षा के लिए पहली बार 1813 के अधिनियम में ही 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। और दूसरा कार्य, इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों को चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया। देखिए, दूसरा कथन क्या है, सही गलत है। केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन क्या है, इसमें गलत है। और 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में देखें तो इस कंपनी का भारतीय व्यापार पर इसी में एक अधिकार समाप्त हो गया। हालांकि चीन और चाय के साथ व्यापार अभी भी खुला प्रतियोगिता थी। दूसरा है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की इसी के माध्यम से स्वीकृति दिया गया। नेक्स्ट देखें तो सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान की कर दी गई। और कंपनी का भारतीय व्यापार पे एक तरह से इसमें इसी के माध्यम से एक अधिकार समाप्त हो गया। तो खैर, इसमें केवल पहला कथन सही है। तो पहला देख लेते हैं, ऑप्शन किस ऑप्शन में पहला है। तो देखिए, केवल वन ए में दे रहा है क्या, केवल वन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ को के रूप में शामिल किया गया। किसके तहत शामिल किया गया भाई, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, या 1853 या 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1833 का चार्टर अधिनियम। और 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में थोड़ा और देखें तो इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियाँ जो निहित थीं। और जब इसी के तहत बनाया गया तो पहले मतलब जो भी गवर्नर बने होंगे पहले यही होंगे। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे,
वैसे सबको पता ही होगा, विलियम बेंटिक जो थे पहले गवर्नर, प्रथम गवर्नर जनरल थे ये। और इसी अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए हैं। और साथ साथ में इसी अधिनियम तक देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से क्या बना दिया गया, प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। और यही प्रथम विधि विशेषज्ञ देख लें तो कौन थे, तो ये मैकाले थे। कौन थे, मैकाले थे भाई। और देखिए इसी के तहत से जो ऑप्शन दिया है, हाँ ऊपर हम लोग ऑप्शन पढ़े थे, एक था कि किस अधिनियम के माध्यम से मतलब सिविल सेवकों को खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया। तो देखिए इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया गया था। जबकि हालांकि प्रावधान तो कर दिया गया था, लेकिन किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को क्रियान्वयन नहीं हो सका, जो कि आगे चल के 1853 के तहत हुआ था। खैर ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1861 के भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम 1935, 1919 या 1935 के तहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 भारत शासन 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। और केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और संघीय विषयों को 2 भागों में इसी के माध्यम से विस्तारित किया गया था, एक तो संरक्षित, दूसरा हस्तांतरित। और संरक्षित विषय के बारे में देखिए तो देखिए जो संरक्षित विषय का जो प्रशासन था वो गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, और जो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति और जो मतलब वो जो पार्षद होते थे, मतलब जो गवर्नर जनरल था वो इस मतलब पार्षदों के सहायता से करता था, और वो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। देखिए और इसी 1935 क्या दे रहा है, 1935 के अधिनियम, हालांकि इस पर ठीक से लिखा नहीं जा रहा है लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ। देखिए 1935 अधिनियम के तहत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। किसका, तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। तो खैर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 दिया है, कथन कारण से संबंधित, तो इसको छोटा थोड़ा करना पड़ेगा। तो पहला दे रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए तथा दूसरा कथन कारण आ रहा है। कह रहा है कि 1861 क्या करें, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। तो कारण क्या है इसका, सॉरी कथन क्या है, सही है। कथन इसका पहला जो है कथन है इसका सही है। फिर दूसरा कह रहा है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की गई। तो दूसरा कारण भी क्या इसका सही है। अब देखेंगे कथन का मतलब कारण सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या कहते हैं ना, पहले कथन पढ़ लेते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, पहले कथन पढ़ लेते हैं, कथन के जस्ट जहाँ खत्म होता है ना उसके आगे क्या करते हैं, क्योंकि लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, क्योंकि। और क्योंकि देखेंगे, और क्योंकि सही मतलब कारण जो है, क्योंकि की बात पढ़ने से कारण सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर सही बैठ रहा है तो मतलब मान लेंगे कि व्याख्या भी कर रहा है। तो देखिए इसका जो है कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है ना कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करें, इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माती संस्थाओं को बजट पर बहस करने के अधिकार के साथ मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए पहला कथन इसमें क्या है, हाँ इसमें पहला कथन क्या है ना, नहीं पहला कथन क्या है, गलत है। पहला कथन क्या है, इसमें गलत है, क्योंकि विधि निर्माती संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान तो किया गया था, लेकिन मतदान का जो था इसके माध्यम से नहीं दिया गया था। तो पहला कथन क्या है, गलत है। दूसरा कथन कह रहा है इसके माध्यम से केंद्रीय
और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल 2 सही है, पहला गलत है तो केवल 2 सही है इसमें। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 8 कर रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। तो इसका पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि भारतीय परिषद अधिनियम 18 जो मार्ले मिंटो सुधार है इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का भी अधिनियम कहते हैं इसी को, ठीक है। तो पहला कथन क्या सही है। दूसरा कह रहा है इससे ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य आगात खाते हैं। ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे भाई, तो आगा खाते हैं। दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो पहले सदस्य थे, क्योंकि देखिए जो पहले सदस्य थे आगा खां नहीं थे, बल्कि कौन थे, ये सबको पता ही होगा क्योंकि कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। तो ये कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा थे। कौन, SN सिन्हा, मतलब सत्येंद्र सिन्हा थे। ये क्या नहीं जा रहा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ सत्येंद्र सिन्हा, ठीक। पहले कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा। अर्थात देखिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केवल 1 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करने के निम्नलिखित में से किस किस को शामिल किया गया। ईसाई को, आंग्ल भारतीय, दलित। देखिए ईसाई को, आंग्ल भारतीय को, और मतलब इसमें दलित को शामिल नहीं किया गया था। किसको शामिल नहीं किया गया था, इसमें दलित को शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए केवल 1 और 2 इसमें शामिल हुए थे, अर्थात तीसरे पर दलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भारत शासन अधिनियम 1900 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इस समय मॉन्टेग्यू जो थे, कौन थे ये भाई, ये थे मॉन्टेग्यू। ये क्या थे, तो उस समय भारत सचिव थे ये, उस समय ये भारत सचिव थे। और वहीं पे उनकी बात किया जाए, कौन, चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे। क्या थे, वायसराय। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए बस। चेम्सफोर्ड वायसराय थे। और इसी अधिनियम के तहत 1921, और मतलब ये जो अधिनियम था 1919 लागू कब हुआ, तो ये 1921 में लागू हुआ। एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कब लागू हुआ था। और इसके मुख्य जो प्रावधान थे, तो जैसे कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 को भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। और लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। कई बार पूछा जा चुका है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किसके माध्यम से किया गया, तो ये 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया है, ठीक है। और इसी अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। और कुल मिलाजुला के सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित इसमें किया गया था। और इसमें ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को शामिल किया गया था। और इसमें दलित को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नेहरू, देखिए प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार या डोमिनियन स्टेटस की समाप्ति। तो देखिए मौलिक अधिकार तो जो इसमें शामिल किए गए थे नेहरू रिपोर्ट में, आप लोग सभी पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट आया कब था भाई। नेहरू रिपोर्ट था ये 1928 में आया था। और इसके अध्यक्ष जो थे ये मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे, मोतीलाल नेहरू। 1928 में आया था, मोतीलाल नेहरू थे। और इसमें जो मुख्य प्रावधान थे, जैसे कि मौलिक अधिकारों था, अल्पसंख्यकों के अधिकार था, डोमिनियन स्टेटस की समाप्ति जो दिया है तीसरा में। तो देखिए डोमिनियन स्टेटस की समाप्ति इसमें नहीं था, बल्कि डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान किया गया था इसमें। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अर्थात 1 और 2 ही केवल इसमें क्या है, सही है। और थोड़ा सा इसके बारे में और देख लें तो इसी के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया था। और जिसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा अखिल भारतीय संघ एवं डोमिनियन स्टेटस का प्रावधान किया गया था। तो इसमें 1 और 2 केवल सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में केवल 1 और 2 सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है, ऑप्शन नंबर डी में जो क्या दिया है, 1 और 2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के संविधान
निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के कारणों में सम्मिलित था या थे, जो भी दिया हो। तो देखिए पारा कह रहा है कि भारत का विस्तार और विविधता, तो ये तो सभी लोग पता, भारत की एक तरह से पहले ही लाइन कहा जाता है भारत विविधताओं का देश है। इसमें बहुत से जनजातियाँ, बहुत से क्षेत्र, पहाड़ी, पर्वत, रेगिस्तानी, सब के सब हैं, तो उनके लिए कुछ हर जगह अलग अलग है, तो नियम भी थोड़ा बहुत अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों की प्रभुता, तो ये भी कथन क्या है, सही है। क्योंकि संविधान में जो भी सदस्य थे, जितने भी सदस्य थे, मतलब एक से बढ़ के एक एडवोकेट, बैरिस्टर, सभी लोग सब थे, तो ये भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होना था। देखिए तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हालांकि भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू में तो अंग्रेजों ने शामिल कर दिया था, लेकिन बाद में लोगों ने यहाँ पे विरोध के कारण इसे पीछे खींचना पड़ा। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है। अर्थात 1, 2, अब चौथा देख लेते हैं, संविधान में विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधानों को सम्मिलित होना, तो चौथा कथन भी क्या है, सही है। अर्थात 1, 2 और 4, मतलब 1, 2, 4 है, तो 1, 2, 4 देखिए केवल ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के संघात्मक लक्षण है। सभी लोग जानते होंगे भारत के मतलब दो ही तरह के, एक तरह से राज्य व्यवस्था होती है, एक तरह संघात्मक और एकात्मक। तो इसमें कह रहा है शक्तियों का विभाजन। पहला क्या किया है, शक्तियों का विभाजन। तो देखिए संघात्मक मतलब सरकार के लक्षण देखें तो उसमें पहला क्या होता है, शक्तियों का विभाजन तो होता ही है। दूसरा क्या है, लिखित संविधान, तो ये भी क्या है, होता है। संविधान की सर्वोच्चता, तो ये भी संघात्मक की ही विशेषता है। फिर कह रहा है एकल न्यायपालिका, तो देखिए एकल न्यायपालिका जो है ये संघात्मक की नहीं बल्कि एकात्मक की व्यवस्था है। किसकी, एकात्मकता की। तो इसलिए 1, 2, 3, अर्थात 1, 2, 3 देखिए अब किस ऑप्शन में, तो बी में 1, 2, 3, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के कुछ संघात्मक लक्षण और देखें, इसमें 2 सरकार होंगी, ठीक है, एक राज्य स्तर पे भी, एक केंद्र स्तर पे भी। शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान की कठोरता होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता मतलब भी इसमें होगी। तो खैर अगला प्रश्न इसमें हम देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न संख्या 13 कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण है भाई, एकल नागरिकता, तो ये तो है ही, एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान के एकात्मकता के लक्षण हैं। फिर क्या कर रहा है, संविधान का लचीलापन, तो ये भी है। अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये भी क्या है, एकात्मक के ही लक्षण है। और दूसरा का चौथा कह रहा है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी एकात्मक के ही लक्षण है। अर्थात चारों के चारों इसमें क्या है, एकात्मकता के ही लक्षण है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया, बी में नहीं दिया, सी में भी नहीं दिया। अगला हम लोग थोड़ा देखते हैं, डी में दिया होगा, नीचे डी है शायद, हाँ ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1, 2, 3, 4 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और थोड़ा सा भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण के बारे में देखें तो लिख नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ। एक सशक्त केंद्र की स्थापना, एक संविधान क्या चाहिए था, इसमें एक संविधान होना चाहिए, एकल नागरिकता होनी चाहिए और एकीकृत न्यायपालिका होनी चाहिए, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए, अखिल भारतीय सेवाएं तो है ही, और आपातकालीन प्रावधान अन्य भी इसमें प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 का रहा है निम्नलिखित में से जेवीपी समिति, जेवीपी कौन समिति का रहा है, जेवीपी समिति मतलब कौन, निम्नलिखित में से कौन से जेवीपी समिति से संबंधित है। जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो देखिए जेबी कृपलानी तो इसमें सम्मिलित है, जेबी कृपलानी इसमें क्या थे, सम्मिलित थे। और सॉरी जेबी कृपलानी ही तो नहीं थे, पहले नहीं थे। जे से क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू, मुझे खुद डाउट नहीं मतलब लग रहा था मैं जवाहरलाल नेहरू ही बोल रहा हूँ, लेकिन जेबी कृपलानी बोला था। जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से कौन हो जाएंगे भाई, तो ये वल्लभ भाई पटेल थे। और डी पट्टाभी सीतारामैया, जेबीपी से, पी से कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा, 2 और 3। तो देखिए 2 और 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो देखिए, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर ये थे, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे। अर्थात तीनों के तीनों लोग थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 7 सदस्य थे। इसमें स्टेटमेंट में ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर थे। और इसके अन्य सदस्यों के बारे में देखें तो देखिए, एन गोपाल स्वामी अयंगर, चूँकि 7 लोग थे तो खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष भी थे। उसके बाद दूसरे में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जो कि BL मित्र के स्थान पर आए थे, और एक DP खेतान थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कारण से संबंधित थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो कथन कारण में पहला कारण कह रहा है, कथन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो देखिए, कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कारण क्या कर रहा है कि कांग्रेस द्वारा 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए, कारण भी क्या है इसका? सही है। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है ना, कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था? निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था? पहला क्या दे रहा है इसमें? प्रक्रिया विषयक नियमों समिति, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, वित्त स्टाफ एवं समिति, प्रत्यय पत्र संबंधित समिति। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, 1 और 2 की जो अध्यक्षता थे, मतलब अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में? देखिए, तो 1 और 2 केवल ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और संविधान सभा की महत्वपूर्ण कुछ समितियों के बारे में अध्यक्ष देखें तो पहला प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो दिया ही था, ये राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा, संचालन समिति कौन थे? ये भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। वित्त स्टाफ समिति, ये भी राजेंद्र प्रसाद ही थे। लेकिन प्रत्यय पत्र संबंधित समिति कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। जो इसमें 3 में दिया है, ये जो 3 में दिया है, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 और 2 इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि हाँ, प्रश्न संख्या 18 कौन सा है? ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के प्रमुख समितियों उनके अध्यक्षों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक, पहला दे रहा है संघ संविधान समिति। तो देखिए, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ना, ये जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अर्थात ए का 1 से सी सम्मिलित हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रांतीय संविधान समिति। देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। अर्थात ये भी सामने ही है। फिर संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थात ये भी सामने है। फिर झंडा समिति के कौन अध्यक्ष हैं? तो ये JB कृपलानी थे। अर्थात सामने 1 2 3, एक का ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से। तो इसी तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं? विधि का शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो प्रश्न संख्या कौन सा है? 19 है। तो देखिए, भारतीय संविधान पर मतलब विभिन्न संविधानों का तो प्रभाव हुआ ही है, लेकिन ब्रिटेन से कौन सा लिया? विधि के शासन भी लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, विधि निर्माण प्रक्रिया भी ली गई है। अर्थात तीनों के तीनों है। अर्थात इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहीं पे
मौलिक मतलब भारतीय संविधान के मतलब इसके बारे में देखें तो मौलिक कर्तव्य जो है प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श, भूतपूर्व सोवियत संघ राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। और समवर्ती सूची में भारतीय वाणिज्य संबंधी प्रावधान कहाँ से, तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। इस पर लिखा ठीक नहीं गया लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। और संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है ये उच्च सदनों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से, साउथ अफ्रीका का। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, अर्थात डी ऑप्शन क्या है इसका सही है। अगला प्रश्न क्या 20 का रहा है, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। और ये कब किया गया था भाई, तो ये किया गया था आपका, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं। प्रश्न पूछा था कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1967 में, 1967 या 1978 या 1993 या 2000 सन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2000 सन ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 1950 में सार्वभौम मताधिकार की उम्र 21 थी। तो पहला कथन क्या है, सही है। हालांकि अब 18 साल हो गया, लेकिन जब शुरुआती में जो चुनाव हुआ था तो उसमें 21 साल ही थे। अगला करेक्ट, वर्तमान में भारत में सार्वभौम मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है, अर्थात दोनों कथन क्या है इसमें सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और भारत में जो 18 वर्ष के अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त होता है। और भारत में 1950 में जो सार्वभौम मताधिकार हुआ था उसमें उम्र कितनी थी, तो 21 वर्ष ही था। खैर अगला प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है इसका। अच्छा गलत पूछा है, कौन सा है। कह रहा है कि साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में भाई, तो साइमन कमीशन के बारे में। प्रश्न संख्या कौन सा है, ये 22 है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इस ब्रिटिश के तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा इस वर्ष पूर्व ही समाप्त कर कमीशन का नियुक्त कर दी गई। तो पहला कथन क्या है, सही है इसमें। दूसरा कथन कह रहा है कि सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन असहयोग के में 8 सदस्य थे। तो ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 8 ही थी। तो देखिए इसमें पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। दूसरा जो दे रहा है कि इसमें सदस्यों की जो संख्या थी कितना था भाई, 8 सदस्य थे। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें शायद आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, इसमें 7 सदस्य थे। सी कह रहा है कि 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। तीसरा कथन भी क्या है, सही है। डी कह रहा है केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग जस्टिस पार्टी केंद्रीय सिख संघ द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया। तो ये भी क्या है, सही है। अर्थात उसने चूंकि पूछा इसमें कौन सा गलत सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी जो दिया है कि 1927 को, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग का 8 सदस्य थे, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, गलत है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों में बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से अंतरित विषयों में शामिल किए गए थे। तो देखिए इसमें पहला जो है भू राजस्व जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था। खनिज संसाधन ये भी नहीं सम्मिलित किया गया था। और कानून और व्यवस्था, तो ये जो था ये भी ये भी आरक्षित विषयों के अंतर्गत नहीं आता था। लेकिन स्थानीय प्रशासन और कृषि अर्थात 4 और 5 ये सब के सब कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत आते थे। अर्थात
4 और 5 किस में सही है? देखिए तो 4 और 5 है, एक नीचे बचा उसको हम लोग देख लेते हैं। हाँ, 4 और 5 जो है देखिए केवल ऑप्शन नंबर डी में है। और जो आप ऊपर वाला प्रश्न नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रोक के आप लोग अपने स्तर पे पढ़ सकते हैं उसको। तो खैर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है, केवल 4 और 5। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासन की अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषता है भाई? तो पहला क्या दिया इसमें कि राष्ट्रपति द्वारा निचले सदनों का विघटन। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा इसमें निचले सदनों का विघटन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है कि शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का प्रावधान होना। दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है कि शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का प्रावधान होना क्या है, इसमें जरूरी भी है। तो दूसरा कथन क्या है? सही है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन। इसमें कह रहा है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका बीच शक्तियों का विभाजन। तो इसलिए देखिए 1 और 3 हम लोग क्या देखें? 1 और 3 देखें ना, 2 तो है नहीं। तो 2 जब नहीं है तो 1 और 3 देखें किस ऑप्शन में है भाई? तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 तो नहीं था ना, 2 और 3 था। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है किसी देश का संविधान देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिबिंबित करता है। तो ये भी क्या है? ये कथन क्या है? सही है। प्रश्न संख्या कौन सा है? 25। तो ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। ये भी क्या है? सही है। देश के नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण देता है। ये भी क्या है? सही है। अर्थात 1, 2, 3 अर्थात तीनों सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए वीडियो पता ना मतलब कहाँ रुक गया था, मुझे पता नहीं है कहाँ से, लेकिन खैर हम लोग प्रश्न संख्या 25 से पुनः स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि, और जिसको हम लोग देख लेंगे तो भी कोई बात नहीं, और यहाँ शायद हमको जहाँ तक लग रहा है कि यहीं से देखना था। तो देखिए प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि किस देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। किसके बारे में कहा गया है? तो ये संविधान के बारे में। किसके बारे में? तो ये संविधान के बारे में कहा जा रहा है कि देश की सरकार के आधारभूत सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। तो पहला कथन क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 25 है। तो दूसरा कह रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। तो ये भी तीनों कथन क्या है? सही है। इसलिए 1, 2, 3 तीनों सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की गई थी। तो प्रश्न संख्या कौन सा है? ये 26 है। तो देखिए पहला कथन क्या है? गलत है, क्योंकि जो भारतीय संविधान का मतलब जो निर्माण हुआ था ये संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था, लेकिन ये क्रिप्स मिशन के तहत नहीं बल्कि कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक में ही इसके अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। अर्थात ये भी क्या है? देखिए दूसरा जो कथन कर रहा है कि संविधान सभा के, पहला तो कथन गलत है। दूसरा कथन है संविधान सभा के पहली बैठक में ही इसके अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। दोनों के दोनों मुझे गलत प्रश्न मतलब इसके लग रहे हैं। तो दोनों क्या है? गलत हैं। इसलिए नौ पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? 9 तो 1 9 तो 2 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कौन सा? 27। हाँ देखिए प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम लोकसभा चुनाव संविधान सभा अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है भारत का संविधान पूर्णतः एक नया संविधान था जिसे संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। भारत का संविधान एक पूर्णतया संविधान था और इसे संविधान सभा द्वारा लिखा गया था। देखिए पहला ही कथन क्या है? सही है। दूसरा, जबकि दूसरे कथन के बारे में दूसरा कथन क्या है? गलत है। और दूसरा कथन गलत इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान एक पूर्णतया संविधान नया दस्तावेज नहीं था यह, और क्योंकि इसके प्रावधान को लगभग 60 देशों के से मतलब प्रेरित होकर लिया गया था और भारत की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर परिवर्तन के आधार पर
नया संविधान मतलब इसमें शामिल किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव था 1935 के शासन के अधिनियम का था। तो 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिकतर जो उपबंध थे इसमें हूबहू मतलब शामिल कर लिए गए थे। और 1935 का अधिनियम एक बहुत लंबा दस्तावेज था और उससे आदर्श मानकर उसका बहुत बड़ा भाग इसी मतलब इस संविधान में मतलब शामिल किया गया था। तो इसलिए इसका दूसरा कथन भी क्या है, दूसरा कथन क्या है इसका गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल 1 इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि 28 प्रश्न संख्या 28 है कि संविधान की उद्देशिका किसके बारे में कर रहा है। तो संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बना, मतलब उद्देश्य नहीं, इसमें उद्देशिका होना चाहिए। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, खैर, लेकिन उद्देशिका होनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि इसकी प्रकृति क्या थी, तो न्याय योग्य नहीं है। तो इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। देखिए पहला कथन क्या है इसमें, सही है। प्रश्न संख्या को एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा हम लोग करते हैं। हाँ, प्रश्न संख्या 28 है ना, प्रश्न संख्या कौन सा है, 28 है। तो देखिए पहला कथन इसका क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, सही है। कह रहा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, तो ये भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए तीसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो वो होता है ना, मतलब क्या कहते हैं, मूल स्ट्रक्चर, हाँ, मूलभूत संरचना के में मतलब उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा कह रहा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो ये भी क्या है, सही। अर्थात 1, 2 और 4, 1, 2, 4 केवल है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है, उसमें ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्यतः भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है। का पहला ये कह रहा है धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति। तो धर्म और राज्य का एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति, समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान देना, राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, या व्यक्ति और उनके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। देखिए धर्मनिरपेक्षता में भी दो तरह के धर्मनिरपेक्षता होती है, एक तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और एक भारतीय धर्मनिरपेक्षता। तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखें तो इसमें धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति होती है, अर्थात धर्म और राज्य एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता का एक मुख्य सरोकार होता है और समुदाय आधारित अधिकारों पर इसमें कम ध्यान दिया जाता है। और अगला है कि व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। इसमें किसमें, व्यक्ति को और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाता है, न कि धार्मिक प्रावधानों को। और यही भारतीय धार्मिकता के बारे में देखें, किसके, तो भारतीय धार्मिकता, तो इसमें राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति दी गई, इसमें अनुमति होती है। एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर दिया जाता है, अल्पसंख्यक अधिकारों पर इसमें ध्यान दिया जाता है, और व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का इसमें संरक्षण होता है। अर्थात कुल मिला जुला के इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न संख्या 30 का है संविधान के समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है, क्यों होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। तो पहला ही कथन सही लग रहा है। खैर आगे भी देख लेते हैं इसका, और अन्य भी कथन हो सकता है। बी कह रहा है किसी समय पर विशेष लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। तो ये भी कथन तो बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसने मतलब ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग चयन करते हैं जो बेहतर से बेहतर हो, ठीक है, जो सही एकदम सटीक जवाब दे सकें। तो खैर अगला कह रहा है कि हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। हर पीढ़ी के पास
हर पीढ़ी के पास अपने संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। हाँ, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं लग रहा है। डी कह रहा है संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो ऐसे में हुआ तो कोई भी गवर्नमेंट आई अपना मतलब उसको जो अच्छा लगेगा अपने संविधान में डाल देगा, तो ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो ऊपर दे दिया था ना ऑप्शन नंबर ए में कि परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए ही केवल क्या होगा, सही होगा। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो पहला कथन ही क्या है, सही है। भारतीय संविधान द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। दो कह रहा है कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा अपने अनुसार घोषित कर सकता है। तो ये भी क्या है, सही है, कोई भी राज्य अपने आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। 3 है कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी हो गया, अर्थात तीसरा कथन भी क्या है, सही है। इसलिए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया, ये क्या है, सही है। देखिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कई बार एक पहल किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। और इसमें देखिए तो अधिकतर जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो वही हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का विरोध करते हैं। और यही कारण है कि भारतीय संविधान द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का अभी तक दर्जा नहीं दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की जो आधिकारिक भाषा क्या होगी, देवनागरी लिपि में। किसमें, तो ये देवनागरी लिपि में होगी, देवनागरी लिपि में, जो कि अनुच्छेद आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 343 में। किस में, आर्टिकल 343 में कहा गया है। और मतलब देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा है और अंग्रेजी भाषा के जो गौड़ सहायक आधिकारिक भाषा होंगे। और केंद्र सरकार द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी राज्य अपनी आधिकारिक भाषा अपने अनुसार घोषित कर सकता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो 343 से लेकर 351 तक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और यहीं पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343(3) किसमें, तो 343(3) में कहा गया है कि संसद द्वारा उपयोग किए जाने वाली भाषा क्या होगी, तो अंग्रेजी होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग। तो ये कह रहा है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था भाई, तो न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये तो देखिए इसमें पहला जो सूची 1 में दिया है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो देखिए न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम था ये कब आया था, 1970 में नहीं बल्कि 1948 में। कब, तो 1948 में था, ठीक है। दूसरा है अनुबंध श्रम विनिमय और उन्मूलन वर्ष 1948, मतलब 1948 अधिनियम। तो ये 1948 में नहीं था बल्कि ये था 1970 में, ठीक है। अर्थात 1 और 2 तो दोनों के दोनों गलत हैं। नीचे दिया है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, ये कब आया था, तो ये 1976 में आया था, अर्थात ये क्या है, सही है। उसके बाद बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम 1986 में, अर्थात ये भी क्या है, सही है। अर्थात 3 और 4 सही है। तो 3 और 4 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए 3 और 4 किस में दिया है, तो ये जो 3 और 4 है केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 3 और 4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 है कि 1858 ये कह रहा है कि 1858 के शासन अधिनियम, 1858 के शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में भारत से कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो पहला कथन क्या है, इसमें सही है। और आगे भी अन्य भी कथन होगा, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट कर रहा है कि इसके तहत भारत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो देखिए इसी के तहत क्या है ना, भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया, अर्थात ये कहें कि द्वैध शासन को इसमें समाप्त कर दिया गया। तो देखिए इसमें जो तीसरा कथन कर रहा है कि इसके तहत द्वैध शासन, दूसरा तो ये था। और तीसरा क्या कह रहा है कि
इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो तीनों कथन क्या है इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 34, इसको थोड़ा छोटा, हाँ, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला कथन क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तो देखिए पहला कथन क्या है इसमें सही है। प्रश्न संख्या 34 से पहला कथन क्या है, सही है। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। देखिए भारत में ब्रिटिश लोकतंत्र के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना की गई, ये तो सही है। और भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के स्थान पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। और तीसरा कथन कह रहा है भारतीय संविधान अमेरिका के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो तीसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इस संविधान के बारे में देखें तो इसमें कुल 22 भाग हैं। कितने, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, और कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 8 अनुसूचियाँ हैं। और अभी भी संशोधनों के माध्यम से इसमें बहुत कई मतलब प्रावधान करके बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर 1 और 2 सही है, और 1 और 2 किसमें सही है, तो 1 और 2 केवल ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव या टी कृष्णमचारी। तो देखिए इसमें चारों के चारों लोग ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। और प्रारूप समिति के सदस्य के कुल कितने सदस्य थे ये भी पूछता है, 7 सदस्य थे। कौन कौन थे भाई, तो देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंकर थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी थे। उसके बाद से डॉक्टर के एम मुंशी थे जो कि दिया ही है, मोहम्मद सादुल्लाह ये भी जो दिया ही है, और एन माधवराव थे। और ये एन माधवराव जो थे ना, ये BL किसके, ये BL मित्र की जगह पे, मतलब BL मित्र की जगह मतलब आए थे ये। उसके बाद टी कृष्णमचारी थे, तो ये किसके जगह पाए थे, तो ये DP किसके, तो ये DP खेतान के जगह पाए थे। किसके, DP खेतान के जगह, मतलब खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। इसलिए चारों के चारों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 36 कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था। तो देखिए पहला क्या है, स्टेफर्ड क्रिप्स, तो ये क्या थे, ये तो सदस्य थे ही। AB अलेक्जेंडर, ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और अगला पृष्ठ पे देख लेते हैं थोड़ा क्या करा है। पैथिक लॉरेंस, देखिए पैथिक लॉरेंस भी कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अब सभी लोग पता है कि इसमें कुल 3 ही सदस्य थे, 4 दिया क्लीमेट एंटली। तो देखिए ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, इसलिए 1 2 3 सही थे। कौन, 1 2 3, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन के बारे में कब आया था, तो ये 1946 में आया था। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली, उसमें कौन प्रधानमंत्री थे, क्लीमेट एटली ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को कहाँ भेजा, भारत में भेजा। और इसमें कुल 3 सदस्य थे, जिनमें स्टेफर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और कैबिनेट, मतलब यही तीनों लोग इसमें सदस्य थे। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, हाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआती, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, तो ये पूछा गया किस प्रावधान, मतलब किस मतलब अधिनियम के तहत था। तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्त प्रावधान सभी लोगों को पता होगा कि 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी, ये 1935 के अधिनियम के तहत कहा गया था। और एक संघीय न्यायालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना थी, ये भी 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और अगला कह रहा है कि 1858 क्या है कि 1858 में स्थापित भारत परिषद की स्थापना थी, ये भी क्या है 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया था। अर्थात 2 3 4 जो पहला था प्रांतों में देश शासन की स्थापना, ये 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो 2 3 4, अब देखिए 2 3 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में 2 3 4, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि
भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेष अधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। मतलब कौन से जो अधिकार हैं केवल यहाँ के नागरिकों को मिलता है, केवल विदेशियों को नहीं मिलता है। तो पहला कार्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद। तो देखिए ये जो है कौन सा आर्टिकल में आता है, ये 25 आर्टिकल में आता है। तो ये क्या है ना, विदेशियों और नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। किसको? विदेशियों और नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। सॉरी, थोड़ा सा हम पहला स्टेटमेंट को गलत, मतलब हम इसको आर्टिकल 25 से जोड़ के बोल रहे थे। देखिए ये आर्टिकल 15 में आता है। किसमें? आर्टिकल 15 में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। तो ये 15 आर्टिकल 15 है। देखिए केवल नागरिकों को कौन कौन से आर्टिकल के जो प्रावधान है, तो देखिए 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया और 29 और 30, इतने जो आर्टिकल के प्रावधान है ना, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, न कि केवल, और बाकी जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो देखिए पहला जो है 15 में आएगा, तो ये तो होगा नहीं, मतलब हाँ ये तो होगा, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। ठीक है, पहला। उसके बाद क्या करा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। हमने लिखा था कि कौन कौन सा, 15 लिखा था, 16 लिखा था और 19 भी इसी में होगा और 30 भी होगा। तो देखिए अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, तो ये भी आ जाएगा उसी में। अल्पसंख्यक 29 में आ जाएगा। फिर अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना है, उनकी संचालन, तो ये 30 में आ ही जाएगा। अर्थात तीनों के तीनों जो हैं भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, न कि विदेशियों को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर मोहम्मद, ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रश्न संख्या 39 है ये, कि कह रहा है कि सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट जो है ना, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन खैर मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सही होगा। खैर एक बार अपने स्तर पर इसको जांच कर लीजिएगा। पहला कथन भी क्या है इसमें? सही है कि सर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के एक वर्ग ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। पहला क्या है? सही है। और दूसरा क्या है कि दूसरा जो है कि साइमन आयोग कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा जहाँ भी पहुँचा उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। आयोग को काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। तो ये भी कथन क्या है? सही है। फिर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया। तो ये भी क्या है? सही है। अर्थात तीनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि साइमन कमीशन आयोग के सदस्य के बारे में विचार कीजिए। साइमन कमीशन आयोग के सदस्य के बारे में विचार कीजिए। पहला करा क्लीमेट एटली, जो लाइम हाउस के सांसद जो थे लेबर पार्टी के थे। प्रश्न संख्या कौन सा? ये 40 है। ठीक, तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन इसमें जो दिया है ये क्या है? सही है। दूसरा है कि हैरी लेवी लासन हैरी लेवी लासन किससे थे? तो लिबरल यूनियनिस्ट पार्टी से थे। ये क्या है? ये भी क्या है? सही है। उसके बाद से सर एडवर्ड सेसिल जॉर्ज कैडोगन फिचली की सांसद थे, ये कंजर्वेटिव पार्टी से। तो ये भी क्या है? तीनों ये भी क्या है? सही है। नेक्स्ट जॉर्ज रिचर्ड लेन, तो इसका क्या था? फॉक्स बार्कस्टन एस के सांसद जो कि लेबर पार्टी से थे। तो देखिए तीसरा क्या है? गलत है, क्योंकि ये जो थे कंजर्वेटिव पार्टी से थे। जॉर्ज रिचर्ड लेन जो थे ये किससे थे? तो ये थे भाई आपका, ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। किससे? इस पर लिखा नहीं जा रहा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कंजर्वेटिव पार्टी से थे। अर्थात 1 2 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में 1 2 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 41 का रहेगा भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि इसे 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो देखिए ये क्या है? गलत है। पहला कथन क्या है? गलत है, क्योंकि जब भी हम लोग उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, और सॉरी 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर
26 नवंबर कब 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो ये पहला कथन क्या है, गलत है। फिर कह रहा है ये 26 नवंबर 1949 को लागू है, तो ये भी कथन क्या है, उल्टा दे दिया एक तरह से। और लागू कब हुआ ये पूरी तरह से, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। ठीक है, दोनों कथन क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए संविधान का भारत का सर्वोच्च कानून है और ये एक लिखित संविधान है, लेकिन जो इसके जो कुल प्रावधान है इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा इसके बारे में देख लें इसमें यहाँ पे। तो ये इसे 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और संविधान में कितने अनुच्छेद हैं भाई, तो 300, अभी भी गिनती के हिसाब से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ हैं। और लगभग इसमें से हाँ शब्द कितने हैं, तो देखिए 1,45,000 कितने, तो 1,45,000 जो इसमें शब्द हैं, कितने 1,45,000 इसमें क्या है, सही शब्द हैं। अर्थात खैर इसमें जो था तीनों कथन क्या था, गलत था। अगला देखते हैं अब प्रश्न संख्या क्या है, 42 कर भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। पहला, भारत का संविधान एक मुद्रित और टंकित है। तो देखिए भारत का संविधान जो है मुद्रित और टंकित नहीं है, ये पूर्ण रूप से हस्तलिखित है। इस पहला कथन ही क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि संविधान के पहले संशोधन के समय राज्यसभा नहीं थी, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि भाई जो 1951 में तो देखिए पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि पहला क्या है, भारतीय संविधान का मुद्रित और टंकित है, ये तो क्या है, गलत है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भारत संविधान में संसद में राज्यसभा नहीं थी, तो ये भी क्या है, सही है। फिर आज की तिथि तक संविधान में 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं। ठीक, तो देखिए ये तो एग्ज़ाम के पे डिपेंड करता है कि कब एग्ज़ाम हुआ, मतलब और उस समय कौन सा चूँकि ये पुराना थोड़ा टेस्ट है तो शायद अभी 1-2 संशोधन और हो गए होंगे। खैर इसमें कुल मिला जुला के जो पहला है इसके बारे में हम लोग देख लें तो ये गलत है, क्योंकि जो देखिए संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मुख्य रचनाकार माना जाता है। और भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे, ये भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारत का संविधान न तो एक तरह से कहा जाए तो मुद्रित है और न ही टंकित है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्या है, हस्तलिखित है। और इसको जो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था भाई, तो ये लिखा गया था श्री प्रेम नारायण, इस पे लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, ये लिखा गया था प्रेम नारायण, किसके द्वारा, प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा। किसके, तो प्रेम नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखा गया था। और देहरादून में प्रकाशित किया गया था। प्रत्येक पृष्ठ को इसमें इस तरह देखा जाए तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था, और जिसमें बेहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल हैं। मतलब इसको सजाने का काम जो किया था राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल शामिल थे। और संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था ना, कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था। कब, तो ये 1951 में हुआ था और उस समय राज्यसभा नहीं थी। और तो खैर इसमें कुल मिला जुला के देखें तो पहला कथन क्या है, गलत है। 2 और 3 सही मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन संशोधन के बारे में लेटेस्ट जो भी एग्जाम होता है उसी समय देखा जाता है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवकों की भर्ती के विषय में सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजन की गई थी, तो चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853 या भारत परिषद अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि 44 का है निम्नलिखित में कौन सी 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता नहीं है। तो इसमें क्या था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये तो शामिल था। अगला क्या है कि इसने बंगाल के
इस अधिनियम ने बम्बई, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियों को छीन लिया था। तो देखिए, इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास की विधायी शक्तियों को छीन लिया था। तो देखिए, इसमें मुझे चारों के चारों इसमें क्या है ना, सही लग रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि इस अधिनियम ने बम्बई, बंगाल और मद्रास की विधायी शक्तियों को छीन लिया था। इसमें बंगाल नहीं शामिल होना चाहिए था। खैर, इसमें अब इसको आप लोग अपने स्तर पे एक बार चेक कर लीजिएगा। यहीं पर अगला प्रश्न देखते हैं, उसको छोड़ते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर्थ कहा गया है। पहला कह रहा है कि इसमें कथन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में लगभग संघीय प्रकृति का है। भारतीय संविधान जो है लगभग संघीय प्रकृति का है। तो देखिए, पहला कथन क्या है, सही है। कारण क्या, कथन जो है सही है। कारण कह रहा है इसके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्रदान की गई। इसके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो दूसरा कथन भी क्या है, कारण, चूंकि इसका कारण क्या है, सही है। देखिए, कारण क्या है, सही है। अब व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो भारतीय संविधान की लगभग संघीय प्रकृति का है, क्योंकि आगे क्या लगाते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए, कारण क्या है, सही लग रहा है, इसलिए व्याख्या क्या है, कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान में संघवाद को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, और जिससे कि कहा गया कि आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामलों में स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान की प्रकृति क्या है भाई, तो ये संघीय है। संविधान की प्रकृति क्या है, तो ये संघीय है। और भारत के संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से ज़्यादा ताकत दी गई है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में राज्य सरकार के लिए फैसला लेने का अधिकार है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को उन मामलों में काम नहीं सौंप सकती जहां संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, और केंद्र सरकार ही राज्यों के सैन्य महत्व के संचार के साधनों के निर्माण और रखरखाव के निर्देश दे सकती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें हम लोग इतना ही प्रश्न देखेंगे, लगभग हर हर वीडियो में लगभग 45 से 50 प्रश्न ही होगा। और जो भी अब नेक्स्ट इसका जब पार्ट होगा अगले वीडियो में होगा, तो अभी और हम लोग चाहेंगे कि इसका एक से लेके जहाँ तक होगा इसको अंत हम लोग ख़त्म करेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए।